Hello friends, today we are going to learn technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी बड़ा पार्ट है, बड़ा रोल अदा करता है प्राइस के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने में। हम इसको कह सकते हैं कि एक आर्ट और साइंस है फ्यूचर की प्राइस को फोरकास्टिंग या प्रेडिक्ट करने में। कुछ लोग इसको एस्ट्रोलॉजी भी मानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी मान सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, बट गैन को मानने वाले एस्ट्रोलॉजी मानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम करंट डिमांड और सप्लाई को के बेसिस पे कमोडिटी, स्टॉक्स, इंडेक्स, फ्यूचर और किसी भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टॉक की में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो रहता है। ज़्यादातर हम प्राइसेस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और पैटर्न और इंडिकेटर के बेसिस पे हम प्राइस की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये किन किन टाइम फ्रेमों पे यूज़ किया जाता है, तो हम कुछ स्कैल्पर ट्रेडर्स को 1 मिनट पे भी यूज़ करते हैं, बट जनरली हम 5, 10, 15, 30 आवरली और 2 आवरली, 4 आवरली, डेली, वीकली, मंथली प्राइस डेटा के बेसिस पे हम इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ बेसिक्स अवधारणाएं होती हैं, मान्यताएं भी कह सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इस बात पर ध्यान नहीं देती कि कोई शेयर अंडर वैल्यूड यानी आपकी वास्तविक कीमत से सस्ता है या ओवर वैल्यूड यानी आपकी वास्तविक कीमत से महंगा है। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ एक चीज़ का महत्व है, वह है शेयर का पुराना ट्रेडिंग डेटा। ये डेटा आगे आने वाले समय के बारे में क्या संकेत दे सकता है। तो उसमें 3 अवधारणाएं हैं। पहला कि बाजार हर जरूरी चीज़ की कीमत को शामिल कर लेता है डेटा में। दूसरा कि बाजार एक ट्रेंड में चलता है। तीसरा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो पहले तो हम सीखेंगे कि इसका क्या मतलब है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ये अवधारणा हमें ये बताती है कि किसी शेयर से जुड़ी हर सूचना या जानकारी उस शेयर बाजार की कीमत में शामिल हो जाती है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति अगर किसी शेयर को चुपचाप बाजार से खरीद रहा है क्योंकि शायद उसे पता है कि कंपनी का अगला तिमाही नतीजा अच्छा आने वाला है, तब शेयर से मुनाफा होगा। वह व्यक्ति भले ही छुपा कर रहा हो, लेकिन शेयर की कीमतों में इसका असर दिखने लगता है। एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस शेयर के चार्ट पर इसको पहचान लेता है और वह शेयर को खरीदने के लिए उपयोग मानता है। दूसरी बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक कीमत में हर बदलाव एक खास ट्रेंड या चलन को बताता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक कीमत का चलन अपने आप को दोहराता है, यानी ट्रेंड को रिपीट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाजार के भागीदार एक तरीके की घटना पर हर बार एक ही तरीके की रिएक्शन देते हैं, इसलिए शेयर की कीमत एक ही तरीके से चलती है। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि उसके स्ट्रेंथ के बारे में जानने की। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक स्टॉक्स पे ही नहीं, बाकी जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो फ्यूचर्स हो, कमोडिटीज़ हो, फिक्स इनकम हो, फॉरेक्स हो, उन सभी पे हम इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का जो फोकस होता है वो प्राइस पे ज़्यादा होता है। तो अगर हम सिर्फ प्राइस पे फोकस करें और एक बार को फंडामेंटल को डेवलपमेंट को ना भी देखें, तो ये अपने आप ही प्राइस जो है फंडामेंटल डेवलपमेंट से आगे की को हमें दिखाता है। बाय ओनली फोकसिंग प्राइस एक्शन हम फ्यूचर के प्राइस के मूवमेंट को कुछ हद तक
प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें प्राइस को हम एक लीडिंग इंडिकेटर मान सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये 6 से 8 महीने तक इकोनॉमी से आगे ही चलता है। हम मार्केट को प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे डायरेक्टली हम प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो सप्लाई और डिमांड होता है, टेक्निकल जो टीए होते हैं वो हाई लो ओपन क्लोज के बेसिस पे सप्लाई डिमांड और प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन है, ओपन हाई लो क्लोज, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम उसी के बेसिस पे सप्लाई डिमांड को हम बता सकते हैं। और दूसरी बात ये होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक टेक्निकल एनालिसिस के में प्राइस को प्रेडिक्ट करने में। तो अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है तो हम रिस्क रिवॉर्ड निकाल सकते हैं। और सारे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, हाँ कि इस लेवल पे सपोर्ट है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो हम दूसरे इंडिकेटर का यूज़ करके हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को निकाल सकते हैं, बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। एक बार को आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता हो तो आपको अपर हैंड रहता है। और ये एक तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बड़ी बात यह है, ये पिक्चर पेंट कर देता है। पीछे के जो डाटा हैं उसके बेसिस पे हम उसमें वॉल्यूम बार और काफ़ी सारे इंडिकेटर को हम यूज़ करके एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। तो उस पिक्चर को हम फॉलो करके डेटा को, मार्केट के रिएक्शन को, आने वाले जो इवेंट्स हैं वो कुछ हद तक हम एक अपना आइडिया लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें पीछे की जो भी वोल्टैलिटी है और आगे जो करंट की वोल्टैलिटी है वो भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया देता है। और जो हिस्टोरिकल लेवल्स हैं और जो वॉल्यूम है उससे भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगती है। और स्टॉक्स और इंडेक्स के बेसिस में के बीच में क्या एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उससे भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया लगता है। और टीए में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये हमें एंट्री पॉइंट लेने में मदद करता है। चाहे वो कुछ हमें इंडिकेटर के बेसिस पे पता लगे, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे पता लगे, या किसी पैटर्न के बेसिस पे पता लगे, तो हम कुछ एक पैटर्न इंडिकेटर का यूज़ करके हम एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट को निकाल सकते हैं। Weakness of technical analysis. First thing we will learn in this segment, analysis bias. What is analysis bias? जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें हम अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि दो तरह के एनालिसिस होती है, दो तरह के लोग भी होते हैं, एक बुल्स और बियर्स। तो जो लोग बुल्स वाले होते हैं वो ज़्यादातर जो है अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उनका नज़रिया है वो ज़्यादातर केसेस में वो बुलिश बायस ही रहेगा और बियर वालों का बेरिश बायस रहेगा। तो उस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए कई बार जो एनालिसिस होती है वो उसी दिशा में हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एनालिसिस बायस। दूसरी चीज़ जो है वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो हमेशा ही उसमें सेकंड ओपिनियन, मतलब हम दो टीए से बात करेंगे तो सेम चार्ट को अगर वो देखेंगे तो वो दोनों का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो सेम ही चार्ट को देख के वो अलग अलग हो सकता है।
तो या हम 2 और लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ और पिक्चर निकालें उस चीज़ का। तो ज़्यादातर केसेस में ये आपको अलग-अलग मिल सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, इट्स टू लेट, समटाइम्स इट्स टू लेट। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, कई बार जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाइड होते होते उसमें वक्त लग जाता है कि ट्रेंड का आधा टाइम हो गया या 30-40% टाइम हो गया तो हमें पता लगता है कि ये ट्रेंड है। तो उस केस में जो रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है वो ज़्यादा नहीं होता। तो जो लेटनेस है ये क्रिटिसिज्म है, पर्टिकुलरली इन डाउ थ्योरी। जो चौथा पॉइंट है वो ऑलवेज अनदर लेवल। टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा ही एक नेक्स्ट लेवल होता है। अगर हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाइड कर लिया तो देयर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट लेवल। तो इस बात के लिए हम टेक्नीशियन को, जो भी टेक्निकल एनालिसिस पर्सन होते हैं, हम उनको अक्यूज भी करते हैं कि हमेशा ही नेक्स्ट लेवल आ जाता है। तो ये चीज़ तो है इसमें कि नेक्स्ट लेवल हमेशा ही रहता है, वेदर इट इज़ सपोर्ट, वेदर इट इज़ रेजिस्टेंस। अगर वो बुलिश या बेरिश हैं तो भी ना कोई एक इंडिकेटर या पैटर्न वो नेक्स्ट लेवल निकल ही जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडर्स रिमोर्स। तो ऑल जो भी सिग्नल्स हम निकालते हैं या पैटर्न इंडिकेटर्स टीए के एनालिसिस के थ्रू निकलता है, उसमें मान लिए आप हेड एंड शोल्डर टेक्निक का यूज़ करके आपका नेकलाइन टूटा तो आपने सेल सिग्नल, आप बोलेंगे कि ये सेल करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ एक इंडिकेटर्स टाइप टीए यूज़ करते हैं जो वो बताएंगे कि जी ये इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये सेल सिग्नल करने लायक है। तो उसमें इफ एंड बट होता है। जो सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा ही रिस्क को कंट्रोल करने में मददगार रहा है। अगर आप राइट हैं तो वो आपके खिलाफ नहीं जा रहा, तो आप राइट करते चले जा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट बनता है। बट अगर आप वो चीज़ आपके अगेंस्ट में हो गई तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका रिस्क कंट्रोल करता है स्टॉप लॉसेस के साथ। तो वो चीज़ पहले ही डिफाइन हो जाती है कि ये हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो उसका रिस्क जो है वो डिफाइन रहता है अगर हम स्ट्रिक्ट टू रूल रहें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सपोर्ट का एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाइंग प्रेशर है, जो भी ट्रेंड का सेलिंग प्रेशर है या वो रेंज बाउंड एरिया में भी चल रहा है तो भी जो सेलिंग प्रेशर है, वहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होता है बाइंग प्रेशर के मुकाबले। तो उस एरिया में उस टाइम पे वहाँ पे प्राइस जो है वो नीचे जाने की बजाय उस एरिया पे स्टेबल सा दिखता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे नहीं जाता। तो उस एरिया को हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। रेजिस्टेंस का जो एरिया है वहाँ पे इसके अगेंस्ट में चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ सपोर्ट में काम कर रही थी वो रेजिस्टेंस में काम नहीं करेगी। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है बाइंग प्रेशर के मुकाबले, और वहाँ पे जो प्राइस है वो ऊपर ने जाके उस एरिया में ऊपर जाके या तो उसी लेवल पे आ जाता है या तो उस लेवल से ऊपर नहीं जाता, नीचे जाने की कोशिश करता है। तो उसको हम सेलिंग एरिया कहते हैं। जो ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि जो टेस्टेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं
वो रिलायबल होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करने में। प्रीवियस जो पीक्स होते हैं और ट्रफ जो होते हैं वो पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये काम कर सकते हैं। उनको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कई बारी यूज कर सकते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर MA, ट्रेंड चैनल, परसेंटेजेस एंड सो ऑन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पक्के तौर पर आइडेंटिफाइड करना है कि जी यही सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यही सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। जिस व्यक्ति ने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाइड कर लिया कि ये पोटेंशियल रिवर्सल है, चाहे वो बॉटम रिवर्सल हो या टॉप रिवर्सल हो, वो इस फील्ड का मास्टर मान सकते हो उस व्यक्ति को। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है सपोर्ट का, कि ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सपोर्ट बॉटम रिवर्सल है और हाईएस्ट रेजिस्टेंस टॉप रिवर्सल है। यही आइडेंटिफाइड करने में टीए जो है वो मदद करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पैटर्न इंडिकेटर्स, और जहां से हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड हो वो एटलीस्ट 3:1 तो हो, जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो 3:1 की, उस एरिया को टीए रिकमेंड करता है वहाँ से ट्रेड लेने की। ये जो है आपको सलाह कई बार ज़्यादातर केसेस में देता है। दोस्तों ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ एग्जांपल्स। ये कई एग्जांपलों में से कुछ 2-4 एग्जांपल हैं जो आप इसको देखिए, समझिए और अपने चार्ट के ऊपर इसको बैक टेस्टिंग करिए, हिस्टोरिकल चार्ट्स देखिए और उस पर इसको अप्लाई करके देखिए कितना ये कुछ काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितनी दफ़ा काम करते हैं, किन किन सिनारियोज में काम करते हैं। ये कुछ एग्जांपल है। हम बाकी कई सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एग्जांपल नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। चार्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट होते हैं। पहला तो बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, मार्केट प्रोफाइल, प्रोस्टिक्स चार्ट। ये चार्टिंग का क्या मकसद होता है? बेसिकली चार्टिंग का एक ही मकसद होता है कि आप हमेशा जो है हिस्टोरिकल प्राइसेस के बेसिस पे जो आप ट्रेंड जो निकालना चाहते हैं वो करेक्ट निकालें। बेसिकली चार्टिंग का मतलब यही होता है। वो ट्रेंड बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है और साइडवेज भी हो सकता है। तो ये हमें अपने एक लाइन में रहने में मदद करता है कि आखिर व्यू जो है बनाने में मदद करता है। व्यू कुछ भी हो सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग टाइप के जो चार्ट होते हैं उनका क्या मतलब होता है और कैसे हम उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। व्हाट इज बार चार्ट? बार चार्ट एक काफ़ी पॉपुलर मेथड है प्राइस एक्शन को विजुअली शो करने के लिए किसी भी टाइम फ्रेम के लिए। ये चार्ट काफ़ी हद तक मदद करता है स्पॉटिंग ए ट्रेंड एंड पैटर्न।
तो बार चार्ट को हम ज़्यादातर वीकली, मंथली, डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं टू स्पॉट अ ट्रेंड. व्हाट इज अ ट्रेंड? एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि बार चार्ट शोज द हाई प्राइस फॉर द पीरियड एट द टॉप एंड लोएस्ट प्राइस एट द बॉटम ऑफ द बार. Small lines on either side of the vertical bar serve to mark the opening and closing price. तो बार चार्ट में हम जो रेंज है वो हाई इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो उसकी रेंज निकल जाएगी. हालांकि ये सेम चीज़ कैंडलस्टिक पे भी लागू होती है. तो कैंडलस्टिक चार्ट में जो है एक विजुअल पैटर्न शो करता है, लाइक ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग प्राइस के फॉर्मेट में. तो मॉडर्न एरा में कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ में आया जाता है, ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है. और कैंडलस्टिक चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा हम जो स्टडी करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट पे ही मोस्ट ऑफ द टीए करते हैं. काफ़ी अलग अलग चार्ट पे भी हैं बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलर जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट ही है. यहाँ पे हम कैंडलस्टिक का एक चार्ट आपके सामने जो दिख रहा है उसमें आप देखेंगे कि जो वाइट कैंडल है उसमें क्लोज जो है वो ओपन से ऊपर बना हुआ है. तो वो वाइट कैंडल हो गई, जिसको आप ग्रीन कैंडल भी बोल सकते हो. वो कलर जो है वो आप ज़्यादातर केसेस में लोग ग्रीन ही रखते हैं, कुछ लोग वाइट भी रखते हैं. तो इसका मतलब है कि ये एक बुलिश कैंडल है. और ओपन जो है दूसरी कैंडल में जो आपको ब्लैक कैंडल दिखाई रही है उसमें ओपन जो है वो क्लोज से ऊपर है. तो इसलिए ये है, ये ब्लैक कैंडल, इसको रेड कैंडल लोग बोलते हैं, तो इसलिए बेरिश कैंडल हो गई. तो जो तीसरी कैंडल आपको रेड ब्लैक कैंडल दिखाई दे रही है उसमें हाईएस्ट बार जो है वो अपर शेडो है. और जो इसको एक मॉडल कैंडल आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्लैक कैंडल है वो वाइट भी हो सकती है और रेड यानी ब्लैक भी हो सकती है. तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी ग्रेटर हो वो यहाँ पे ओपनिंग भी हो सकता है. ओपनिंग बेरिश कैंडल के केस में होगा जो कि क्लोजिंग नीचे होगा, और क्लोजिंग अगर हुआ तो ओपन मतलब नीचे हुआ है, वो बुलिश कैंडल के केस में हुआ. और जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं वो एक फुल रियल बॉडी है. और जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, तो ये ओपनिंग भी हो सकता है बुलिश कैंडल के केस में और क्लोजिंग भी हो सकता है बेरिश कैंडल के केस में. तो इसके जो इंटरप्रिटेशन है वो हम आगे के चैप्टर में, स्लाइड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे. कैंडलस्टिक में हम कलर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. वो कलर्स ग्रीन है या रेड है, तो अगर ग्रीन है तो हम उसको बुलिश कैंडल मानते हैं. टाइप ऑफ कैंडल कुछ भी हो सकता है. और अगर रेड है तो बेरिश कैंडल मानते हैं. जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि अगर ओपन प्राइस जो है वो क्लोज प्राइस से नीचे है तो हम उसको बुलिश कैंडल मान लेंगे, और क्लोज प्राइस जो है ओपन से नीचे है तो उसको बेरिश कैंडल मानेंगे. कैंडलस्टिक पैटर्न में हम कैंडल को इन कंजंक्शन विद डिफरेंट इंडिकेटर यूज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट और प्रेडिक्शन
वो ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा सही रहेगा। कई बार कैंडलस्टिक जो है वो सही चीज़ों को नहीं दर्शाते हैं, तो उन केसेस में हम डिफरेंट इंडिकेटर के साथ इन कंजक्शन यूज़ करें तो बढ़िया। दोस्तों हम यहाँ पे कैंडलस्टिक टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें से मोरगोजू एक कैंडल है। मोरगोजू कैंडलस्टिक जो है वो उसकी जो बॉडी है वो बुलिश और बेरिश दोनों हो सकती है। ये एक बड़े कैंडल बनते हैं, उनमें अपर और लोअर शेडोज जो है वो नहीं होती। वो ग्रीन और वाइट जो है कैंडल जो बनती है वो बुलिश का इंडिकेशन देती है। रेड और ब्लैक जो कैंडल बनती है वो बेरिश का इंडिकेशन देती है। दूसरा कैंडल है स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स कैंडल जो है वो वर्टिकली सेंटर्ड बिटवीन जो लॉन्ग अपर शेडो है और लोअर अपर शेडो के बीच में सेंटर्ड होते हैं, तो वो फ्यूचर के बारे में इंडिसीजन शो करता है। इसका मतलब है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो उस टाइम के अंदर कोई अपर हैंड गेन नहीं कर पाया। मतलब तीसरा जो है वो डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल जो है उसमें जब ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो वर्चुअली सेम होता है, तो उस और ये पोटेंशियल रिवर्सल को सिग्नल करता है। हालांकि कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल पे आती है कि रिवर्सल है या नहीं है। तीसरा जो है वो ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई एक ऐसा पैटर्न है, ये भी एक पोटेंशियल रिवर्सल को सिग्नल करता है, डाउन साइड या अप साइड, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस पास प्राइस एक्शन। इसमें जो प्राइस एक्शन जो कैंडल है वो हाई ओपन क्लोज प्राइस वो सेम होता है। अगर डाउन ट्रेंड है, फॉलोइंग डाउन ट्रेंड, ड्रैगन फ्लाई कैंडल में सिग्नल प्राइस राइज इन नेक्स्ट कैंडल। ग्रेविस्टन डोजी जो दूसरा पैटर्न है वो भी एक डोजी का ही टाइप है। ग्रेविस्टन डोजी बेरिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न जो है वो फॉर्म करता है। ओपन लो क्लोज और सब पास में ही होते हैं, नियर टू ईच अदर विद लॉन्ग अपर शेडो। लॉन्ग अपर शेडो हमें ये बताता है कि बुलिश जो है वो अपर गेन थे शुरू में, बाद में बियर ने अपर गेन अपर हैंड हो गए। तो नेक्स्ट तो कैंडल है वो लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न है। लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न में जो डिमांड और सप्लाई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। तो उसमें उस केस में ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चूँकि इस कैंडल के बनने से एक इंडिसीजन शो होता है, तो इसमें प्राइस जो है जो प्रीवियस जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन के बाद एक इंडिसीजन आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो है एक ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हैं। कई बार ही फॉल्स भी कैंडल आते हैं, तो जो नेक्स्ट कैंडल वो कंफर्म करेगी। दूसरा जो कैंडल है वो हरामी पैटर्न है। हरामी पैटर्न जो है उसमें फर्स्ट कैंडल यूजुअली लॉन्ग होती है और जो सेकंड कैंडल है वो स्मॉल बॉडी होती है। सेकंड कैंडल जनरली अपोजिट कलर होता है फर्स्ट कैंडल के। इसमें ये कैंडल आने का मतलब ये है कि आपका ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। दो टाइप के हरामी पैटर्न होते हैं, एक बुलिश और बेरिश। तो बुलिश जब पैटर्न आता है वो बॉटम के अंदर आता है, बनता है, जिसमें 2 दिन का टाइम, 2 ट्रेडिंग डेज जो है वो लगते हैं, सिमिलर टू इंगल्फिन पैटर्न। तो मार्केट उस टाइम पे डाउन ट्रेंड होता है, प्राइस जो है वो लोअर होता है, बट बियर्स जो है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं। तो एक जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो बेरिश होती है,
सेकेंड कैंडल जो है मार्केट लोअर ओपन होता है और प्राइस जो है डिमांड की वजह से बायर्स उसको ऊपर ले जाते हैं। तो उसकी जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से ऊपर होती है जिस प्राइस पे क्लोज होता है। तो उस टाइम पे ये जो है पैटर्न आता है, जो बेरिश पैटर्न है वो इसके अपोजिट होता है। जो तीसरा कैंडल है वो इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न आपको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो उसमें जो मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो जब आपके बियर्स जो है बियर ट्रेंड होता है तो उस टाइम पे आता है। तो उसमें फर्स्ट कैंडल जो है बेरिश ही होती है, सेकंड कैंडल जो है स्मॉल बॉडी एक डोजी टाइप की कैंडल हो सकती है। इसका मतलब है कि नी सीजन आ गया। जो थर्ड बॉडी होगी वो बुलिश होगी और उसकी जो क्लोजिंग है अगर वो फर्स्ट कैंडल के हाफ में मार्क के ऊपर हो रही है तो ज़्यादा वैलिडेट हो जाती है कि ये पैटर्न आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टार पैटर्न में ही एक इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में आता है। जब अप ट्रेंड होता है तो उसमें फर्स्ट कैंडल जो है बुलिश ही होती है, सेकंड कैंडल एक डोजी टाइप की कैंडल हो सकती है, थर्ड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के हाफ में मार्क के बाद जो है क्लोजिंग दे रही है तो उसके वैलिडेशन फिर इस कैंडल के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो नेक्स्ट है कैंडल वो हैमर या हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड में आता है, तो और हैंगिंग मैन जो है वो अप ट्रेंड में आता है। दोनों की जो कैंडल है उसमें कलर्स में फ़र्क होता है। हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न है और हैमर जो है बुलिश पैटर्न है। तो इसमें दोनों में ही लॉन्ग लोअर शैडो विद स्मॉल अपर बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी।